सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। हजरात मोहतरम, बताना चाहूंगा कि ईरान से बातचीत के लिए प्रपोजल अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान को भेज दिया है। अमेरिका ने ईरान को संदेश भेजा है और कुछ जो है रजामंदी दिखाई है कि हाँ ठीक है, हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, ये हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है ये कहा हो कि आप बातचीत कीजिए, और थोड़ी नरमी दिखाई है उसने और कहा है कि हम एक मुद्दे पर कंक्लूजन पर, और ये तो खुल्लम खुल्ला डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान से लड़ना भिड़ना हम तो बल्कि चाहते हैं कि तरक्की हो, ईरान के लोग कामयाब हो और ईरान जो है तेज़ी से तरक्की करे, और अगर ईरान डील कर लेता है तो उस पर से पाबंदियां कम कर दी जाएंगी। जब बीच में बहुत सारे देशों का नाम भी आ सकता है 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि मीडिएशन करवाने वाले लोग बहुत हैं। कतर ऑलरेडी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान दोबारा से बातचीत शुरू कर दें। अब ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जब ईरान अमेरिका से बात कर रहा था तो अमेरिका सिर्फ ये एक्टिंग कर रहा था बात करने की, ताकि ईरान इधर बिजी रहे और पीछे से धोखे से ईरान पर हमला कर दिया जाए। हालांकि अब मैं आपको सबूत भी दूंगा। ये रही वो महिला ऑफिशियल ईरान की जिन्होंने कैमरे के सामने कबूला है कि हाँ, हमें मैसेज आया है अमेरिका के द्वारा, हमें ये मैसेज दिया गया है कि अमेरिका दोबारा से बातचीत रिज्यूम करना चाहता है, लेकिन इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे। ईरान के दूसरे इलाकों में वो रोज़ वाली चीज़ें हो रही हैं, धमाके हो रहे हैं। शिराज के इलाके में गैस फील्ड पर जो धमाका हुआ है उससे ईरान हिल गया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी एक सेनेटर ने कहा कि मैं हर हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप से बात करता हूं और मैं हर हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप से कहता हूं कि हमें ईरान पर बमबारी करनी चाहिए। And then the single most important national security decision the president has made was the decision to launch the bombing raid on the Iran nuclear facilities. I can tell you I was on the phone with the president every single week urging him to do that, and I will tell you there are other voices within the administration and without who were telling him not to. वहीं ईरान जो एक बड़ी मुसीबत से सामना कर रहा है वो पानी की किल्लत है। आपको बता दूं कि ईरान का जो सबसे बड़ा और मेन पानी का रिजर्व है, वो एरिया जहां पर ईरान का सबसे ज़्यादा पानी है और उसको रिजर्व करके ईरान रखने की कोशिश करता है, उस रिजर्व स्टेशन के अंदर ईरान में सिर्फ 2 हफ्ते का पानी बचा हुआ है। हजरत मोहतरम, रशियन ऑफिशियल से महिला पत्रकार ने पूछा कि क्या ईरान को आप हथियार सप्लाई कर रहे हैं, क्या ईरान को आप वो जो मांग रहा है सप्लाई कर रहे हैं? तो रशियन ऑफिशियल ने कहा कि इस वक्त हम इंगेज हैं, जो भी ईरान को चाहिए ईरान को वो सप्लाई करने में, यानी ईरान जो मांगेगा हम उसे दे रहे हैं। सुनिए। Did Russia supply S-400 to Iran, and what of the deal with the Sukhoi aircraft? Have they arrived to Iran? In regards to military and technical cooperation with Iran, we have no limits in regards to military technical cooperation since the restrictions have expired, and we are currently engaged in the supply of those equipment that is required. ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। ये रहा प्रूफ। ईरान की जमीन पर लगातार रूस के कार्गो जहाज उतर रहे हैं। कार्गो जहाज ये वो हैं जो मिसाइल्स और बम ले जाने में एक्सपर्ट हैं। हजरात मोहतरम, ये ईरानी ऑफिशियल्स ने खुलासा किया है, जो कमांडर हैं, कि इस्माइल हानिया जो हमास के टॉप लीडर थे, ईरान की राजधानी तेहरान में थे। उस वक्त उन्होंने क्लियर किया कि उस जो धमाका हुआ था, खबर ये थी कि बम लगा दिया गया था घर में, ऐसा था वैसा था, नहीं, बल्कि मिसाइल लॉन्च किया गया था और मिसाइल उसी डायरेक्शन में गई थी जिस जगह इस्माइल हानिया का फ़ोन था, और उस वक्त इस्माइल हानिया अपने मोबाइल फ़ोन से बात कर रहे थे। यानी मोबाइल को ट्रैक करके मिसाइल लॉन्च की गई और ईरान के अंदर तेहरान में इस्माइल हानिया को कत्ल किया गया। इजराइल के अंदर इजरायली मिलिट्री ने एक यहूदी व्यक्ति को फिर से गिरफ्तार किया है
इल्जाम यह है कि ये ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। उधर मेरे दोस्तों ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि अगर ईरान चाहे तो 2 हफ्ते के अंदर परमाणु बना सकता है। ईरानी ऑफिशियल ने इस बात को खुद कबूला है, लेकिन कहा कि हमें आयतुल्ला खामनाई ने इनकार किया हुआ है, हमारे सुप्रीम लीडर ने मना किया है, इसलिए हम परमाणु नहीं बना सकते। सुनिए। این فتوا بسیار فتوای مهمی است. این فتوا پرده برداری کرده از اینکه ما در فکر اسلامی در مکتب اهل بیت خشونت بدون مرز نداریم. خیلی مهمه. یعنی اگر بنا باشه جنگ بشه، جنگ ما مثل جنگ اینا وحشیانه نیست. حد و حدود داریم مبانی کدوم. فتوای حضرت آقا مبانی दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर दी है। अब आपका फैसला है भैया, आप बताइए, आपको ईरान पर भरोसा है या अमेरिका के इस गुलाबी सुअर पर, जिसकी आज तक कोई बात सच साबित नहीं हुई है। इजरायली रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, इजराइल की रिपोर्ट ने ये कहा है कि नॉर्थ कोरिया ईरान की मदद कर रहा है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को रीबिल्ड करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि 12 डेज वॉर दोनों का जॉइंट ऑपरेशन था, अमेरिका इजराइल का। दोनों ने अपनी भरपूर ताकत का इस्तेमाल करके हमारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। दूसरी तरफ यह भी अब क्लियर है सारी दुनिया को कि इजराइल अमेरिका के बिना कुछ नहीं है। इजराइल अमेरिका के बिना कभी किसी से नहीं लड़ सकता। तो अमेरिका की रजामंदी और अमेरिका की ताकत से ही इजराइल ने हम पर हमला किया, और ये क्लियर हो गया है कि इजराइल अमेरिका के बिना कुछ नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने थप्पड़ पे थप्पड़ अमेरिका को बजाए हैं, कहा है कि हमारी कोई डिजायर नहीं है, हमारी कोई तमन्ना नहीं है कि हम अमेरिका से बात करें, हम जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं रखते। लेकिन यह भी क्लियर है अगर बात होगी तो हम अपनी मिसाइल पावर पे तो बात ही नहीं करेंगे इससे। दोस्तों आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे, सीधी बात है। उधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान की ये तस्वीर देखिए, वो अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर पहुंचे और वैज्ञानिकों से मुलाकात की, और इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि हम अपनी न्यूक्लियर साइट्स को और मजबूत और एडवांस करेंगे। दोस्तों यह वीडियो सामने जब आया तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ईरान पूरी तरह से वैज्ञानिकों और परमाणु इलाके को अमेरिका इजराइल को दिखाकर एक तरह से चिढ़ाने का काम कर रहा है। आदत से मजबूर इजराइल ने लेबनान पर एक बार फिर से हमला किया, और इस खतरनाक हमले में 4 लेबनी सिविलियंस मारे गए हैं। استهداف سيارة دوحتك مباشر دوحتك فرمان يبدو استهداف। उधर अमरीकी एनवॉय ने कहा कि लेबनान एक बर्बाद देश बन चुका है, लुटा हुआ, वहां कुछ भी नहीं है, वहां पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वहां बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तबाह हो चुका है। बल्कि वहां हिजबुल्लाह मजबूत हो रहा है और हिजबुल्लाह ने उस देश पर कब्जा किया हुआ है। इस झटकुल्ले की बात समझ में आपको नहीं आएगी। सोचिए यही झटकुल्ला है और इसी झटकुल्ले का देश है और इसी झटकुल्ले देश का राष्ट्रपति है जिसने कहा था मेरा पसंदीदा अगर राष्ट्रपति बना दिया गया लेबनान में तो वहाँ शांति आएगी। अब जो लेबनान में राष्ट्रपति है वो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन से बना है, लेकिन फिर भी लेबनान बर्बाद है। हजरात हुतीज और हिजबुल्लाह को लेकर नेतन्याहू का भी बयान आ गया है। नेतन्याहू ने कहा है कि जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान में अपने आप को दोबारा से मजबूत कर रहा है, वापस आ रहा है। लिहाजा हम लेबनान की सरकार से कहेंगे कि उनसे हथियार डलवाए, उन्हें गिरफ्तार करे, वरना हम आप पर हमला करेंगे। इसी तरह से नेतन्याहू ने हुतीज को धमकी दी। इसी बयान में कहा कि हमें पता है कि हुतीज एक सीरियस प्रॉब्लम है, लिहाजा हम उससे भी निपटने की तैयारी में हैं। अब लेबनान के अंदर से ये वीडियो आया है, आपकी स्क्रीन पर है। हिजबुल्लाह से जुड़े हुए जो लोग हैं, हिजबुल्लाह के जो लोग हैं,
उनके अंतिम संस्कार की ये तस्वीर है। जनाजे के दौरान जो है उनका जो आखिरी रसूमात थी उसके अंदर एक शो किया गया, उसमें हिजबुल्लाह के जो लड़ाके मारे गए, इजराइल ने जिन पर ड्रोन हमला बमबारी करके जिनको कत्ल किया है, उनकी ये तस्वीर जारी की गई। आप देख सकते हैं कि ये शिया समुदाय हैं, आपको देखिए मातम करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके आखिरी रसूमात के अंदर यही ये चीज़ है, ये वही हिजबुल्लाह है। सोचिए, ये वो हिजबुल्लाह है जो शिया सुन्नी भूल कर सुन्नी फ़िलिस्तीनियों के लिए मारे जा रहे हैं। सुन्नी फ़िलिस्तीनियों के लिए हम सुन्नी अहले सुन्नत मुसलमान जो फ़िलिस्तीनी हैं, फ़िलिस्तीन में 1% सिर्फ शिया हैं। आप देखिए ये हिजबुल्लाह किसकी लड़ाई लड़ रहा है। ये हिजबुल्लाह आतंकी संगठन घोषित किया गया और उनके कितने लोग मारे गए हैं। उम्मत मुसलमान को ये बात सोचनी चाहिए कि आपस की लड़ाइयों को ख़त्म करके, एक दूसरे की गीबत को ख़त्म करके, एक दूसरे से हसद को ख़त्म करके, अपने तमाम एक उम्मत के तौर पर तमाम भाइयों का हाथ पकड़कर कौम को एक होना चाहिए। दोस्तों, आप इस चीज़ को समझिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसे कहते हैं। एक व्यक्ति आतंकवादी था, एक व्यक्ति अल-कायदा का लीडर था, एक व्यक्ति ISIS का सरगना था। मिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका ने उसके सर पर इनाम रखा। अमेरिका उसे कत्ल नहीं कर पाया, गिरफ्तार नहीं कर पाया, उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि मोस्ट वांटेड हूँ भाई, और उसके डिज़ायर बढ़ गए कि अब तो भाई साहब मुझे देश पर कब्जा करना है। और सीरिया में जो राष्ट्रपति था पहले, बशर अल-असद, वो अमेरिका को पसंद नहीं था। अमेरिका ने कहा कि ठीक है, अगर इसको गिराकर जोलानी हमारी तरफ हो जाए, हमारी बात माने, इजराइल की गुलामी करे, इजराइल की हाँ में हाँ मिलाए, तो वो तो बढ़िया ही बढ़िया भाई। सीरिया में वैसे ही ईरानी समर्थन है, तो ईरान के जो समर्थक हैं वो हट जाएंगे और जोलानी तो आज वही हो रहा है। सोचिए, जोलानी कल आतंकवादी था, उस देश का राष्ट्रपति है। ये रहा डोनाल्ड ट्रंप का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि सीरिया का पहला राष्ट्रपति जोलानी होने वाला है, जो व्हाइट हाउस आएगा। पहला राष्ट्रपति सीरिया का है जो अमेरिका के व्हाइट हाउस में आएगा। दोस्तों, ये बड़ी बात है। हजरात मोहतरम, आगे बढ़ते हुए ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा गाज़ा के अंदर जो इजराइल के रास्ते और दूसरे रास्ते से गाज़ा के अंदर मदद जा भी रही है, तो रास्ते में इजराइल के सेटलर उसे रोक कर तबाह कर रहे हैं, लूट रहे हैं। वहीं आइए इस तस्वीर को देखिए। सीज़ फायर के बावजूद गाज़ा में जिन इलाके में सीज़ फायर है, इजराइल लगातार फिर भी उन इलाकों में मकानों को, फ़िलिस्तीनियों के घरों को तोड़ रहा है। गज़ा के हालात इतने बुरे हैं जनाब कि अभी भी अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर दवाइयों की कमी की वजह से सैकड़ों मरीज मारे गए हैं। जब से सीज़ फायर है तब से अब तक का ये आंकड़ा है कि 236 लोगों को सीज़ फायर के बावजूद इजराइल ने कत्ल किया है, जिसमें 600 घायल हैं। 502 फ़िलिस्तीनियों की लाशें गाज़ा से और बरामद हुई हैं। हजरात, मदद की बात है, फिर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आपसे वादा किया था चंद रोज़ पहले, मैंने आपसे कहा था कि अब हम गाज़ा के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को, जाहिर सी बात है नमाज रोज़ा करने के लिए पाक साफ कपड़े चाहिए। महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही थी कपड़ों को लेकर। हमें गाज़ा से जानकारी मिली अपनी बहन से, तो हमने कोऑर्डिनेट किया और उसके बाद गाज़ा में हमने जो है कपड़ों की मदद भेजी कि हाँ ठीक है, हम कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं, जिसमें नकाब, बुर्का, हिजाब, मकना कपड़े जो वहाँ पहने जाते हैं जिस तरह के ट्रेडिशनल, हमने वो कपड़े वहाँ अरेंज करवाए हैं। और वहाँ हमने आप लोगों की दुआ और आप लोगों के साथ से रज़ाग्राफी के तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया और आप सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक दूसरे का हाथ थामकर इतना कैपेबल बनाया कि हम वहां अब कपड़े भी बांट रहे हैं। लिहाजा अब जो प्रॉब्लम है वो अगली प्रॉब्लम है पानी की। वहाँ साफ़ पानी का टैंकर चाहिए। तो अब हमारा जो अगला टारगेट है वो ये है कि गाज़ा में साफ़ पानी का टैंकर भेजा जाए। लिहाजा इस बार कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, अकाउंट डिटेल का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि गाज़ा के अंदर हम उनकी मदद के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको मदद पहुंचा सकें। अब ये तस्वीर देखिए, अस्पताल के ऊपर इजराइल का ड्रोन। गाज़ा में अस्पताल के ऊपर इजराइल का ड्रोन उड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब खाना और पानी की जो दिक्कत है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ज़रा इस मंजर को देखिए। इस तस्वीर को देखने के बाद आपका मन क्यों नहीं करता कि हम गाज़ा में मदद करें। ये देखिए,
वहाँ खाने की कमी है, वहाँ पानी की कमी है। एक वक्त के लिए चलिए खाना किनारे कर दीजिए, पानी तो वहाँ होना ही चाहिए। पानी के बिना आदमी कैसे रहेगा? यानी कहने के लिए सीज फायर है, कहने के लिए इजराइल गाजा के अंदर ट्रक भी जाने दे रहा है, लेकिन ज़मीनी रिपोर्ट आपके सामने है, वहाँ मदद नहीं पहुँच रही है जहाँ मदद पहुँचनी चाहिए। इजराइल ने गाजा को 2 टुकड़ों में बांट दिया है, बॉर्डर बना दिया है। इस लोकल व्यक्ति को देखिए, ये गाजा का नौजवान बता रहा है कि पीला रंग का पत्थर जगह जगह पर बॉर्डर के तौर पर रख दिया गया है। अगर इस पत्थर को मैं क्रॉस करूंगा और उस तरफ जाऊंगा, दूसरी तरफ जाऊंगा, तो सीधा लिखा हुआ है और ये ऐलान किया गया है कि इजराइल हमें गोली मार देगा। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।